आईसीपीआरडी एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक है, संजीव मसालिया जी, जो पब्लिक पॉलिसी और एडवोकेसी पे काम करता है और पॉलिसी इंटरवेंशन में अपने सुझावों से सरकार को अवगत कराता रहता है। और इसके प्रेसिडेंट हैं राजीव कुमार सिंह रंजन सिंह। तो राजीव रंजन सिंह साहब शुरू से इस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। उनका मानना है कि जब किसान जो है समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और देश समृद्ध होगा तो जो हम 3 से 5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे भी। सबके बैकबोन में किसानी है। तो हमें लगता है संजीव मसालिया साहब को एक सफलतम आज के समय में एक सफलतम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। व्यापारी कहना उनको ठीक उचित नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोफेशनल टर्म्स में कहें तो व्यापारी ही कहेंगे। लेकिन वो व्यापारी किसानों के लिए हैं। किसानों को कैसे उनके हित की रक्षा के लिए कार्य किया जाए, उसके लिए वो उन्होंने इरिडी एग्रो करके एक कंपनी बनाई थी 2019 में, एलएलपी कंपनी। 2022 में फिर इरिडी एग्रो इकोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनानी उनको पड़ी, क्योंकि उनका सीधा संपर्क जो है किसान से लेके और कॉरपोरेट तक था। तो ऐसी व्यवस्था है देश में कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि सरकार से अनुबंध करने पड़ते हैं बहुत से। तो मैं संजीव मसालिया साहब से एक बात पहले पूछना चाहूँगा कि जब आपने 2019 में इस कंपनी को शुरू किया तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मेन कंसेप्ट आपके दिमाग में था। हाँ, तो 2019 में था। आज के ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिनेरियो और चैलेंजेस को देखते हुए आप क्या बता सकते हैं, कितना भारत जो है तैयार है इसके लिए? क्योंकि इसके लाभ तो बहुत हैं, बट वो किसान तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं दिखता। अजय जी, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। और बेसिकली जो आपने बोला था कि 2019 में जब भी हम लोग ने एक सोचा कि जब भी ऑर्गेनिक के चैलेंजेस हम जानते थे मार्केट के अंदर कि मार्केट लिंकेज करना, और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ऑर्गेनिक इंडिया के ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्ट किया जा रहा था क्वालिटी पैरामीटर्स में। तो अपनी एक इमेज जो गलत जा रही थी कि आज उसके जो चैलेंजेस थे जी कि तो यूरोप मार्केट्स में, फॉरेन मार्केट्स में इंडिया की ऐसी रेप्यूटेशन बन गई कि वहाँ कोई भी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो जेन्युइन नहीं होते जी। तो 2019 में हमने तय किया कि चलो हम खुद ही फार्मिंग की एक प्रैक्टिस करते हैं कि ऑर्गेनिक सही में हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि हम एक केबिन में बैठ के, एक टेबल पे बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली खुद के एक्सपीरियंस के बिना नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो हमने गुजरात में ही 160 एकर्स में ऑर्गेनिक प्रैक्टिस चालू किया जी। और वो लेवल पे लेके आए कि हमारे जो आईटीसी जैसे हमारे क्लाइंट थे जी, वो बोलते थे कि आपका प्रोडक्ट हमें लैब में भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी परफेक्ट। और उसमें हम लोग ने एक चीज़ नोटिस की कि जो केमिकल्स बेस्ड फार्मिंग कर रहे थे उससे एक्चुअली ऑर्गेनिक में कॉस्ट बहुत कम आती है। क्योंकि आप जैसे काउडंग है या स्लरी यूज़ करते हो, इन हाउस आप नीम के पत्ते या नीम ऑयल यूज़ करते हो, उससे बहुत सारी जो नेचुरल चीज अवेलेबल है उससे कॉस्ट बहुत कम आती है। लेकिन फिर मैंने सबसे बड़ा चैलेंज देखा मार्केट लिंकेज का। क्योंकि फार्मर आज तक मंडी से ही जुड़ा हुआ है। मंडी में आप माल लेके जाते हो तो आपको कभी भी ये चीज की मालूमात नहीं होती है कि इसका कोई क्वालिटी प्रीमियम होता है। मंडी में चले जाते हो तो मंडी वाला बोलता है कि मंडी का ये रेट है, उसमें कुछ भी देके जाओ। ठीक बात है। तो फार्मर भी डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि पहले कभी ऑर्गेनिक केमिकल किया है, ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी उनकी यील्ड कम आती है जी। तो हमारे उसको लगता है बाजू वाले की यील्ड अच्छी है केमिकल डाल के, तो मुझे तो वही प्राइस मिल रहा है जी। तो हमने फिर तय किया कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि फार्मर की इनकम बढ़े। तो फार्मर की इनकम दो चीज से बढ़ सकती है। इसको एक जो होता है कि इनकी लागत या इनपुट कॉस्ट, फार्मिंग कॉस्ट बोलते हैं, वो कम होनी चाहिए। बराबर है। उसके लिए जो पूरी मिडल चेन है अगर उसको हम निकाल देते हैं तो उसमें इनकी ड्रास्टिकली कॉस्ट नीचे आती है। और जो क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं वो क्वालिटी प्रोड्यूस का उनको राइट प्रीमियम के साथ प्राइस मिले। राइट। अभी ऐसी ये मार्केट सिचुएशन हमने ऐसी देखी कि बायर्स ढूंढ रहे हैं कि अच्छे
प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट से मिले। फार्मर ढूंढ रहा है कि भाई मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, उसके प्रीमियम के साथ कोई डायरेक्ट बायर मिले, लेकिन ये कभी भी ये लिंक जुड़ नहीं पा रही है। आज भी इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये लिंक जुड़ नहीं पा रही है। तभी हमें बैक एंड में हमारे जो कॉर्पोरेट बायर्स थे, जैसे आईटीसी, ओलम, ग्रिफिक फूड, इन्होंने हमारा डिस्कशन एक लंबा हुआ जी। तो बोलते हैं कि हमें कोई ऐसे लोग चाहिए कि हमारे बीच का एक ब्रिज क्रिएट करें, लेकिन एक 100% ट्रांसपेरेंसी मॉडल भी क्रिएट हुए, क्योंकि अभी तक जो फार्मर आज प्राइस नहीं बना पा रहा है या उसकी इनकम का जो इश्यू है, क्योंकि इसमें मीडिएटर्स सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो मेजोरिटी मार्जिन है वो ही लेके जाते हैं। बिल्कुल, जो फार्मर तक एक्चुअली पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। तो पहले जो हम बोलते हैं उसको ट्रेडर्स बोला जाता है, आपने बोला व्यापारी, वो ट्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं। एक दूसरी कैटेगरी होती है एग्रीगेटर्स, मतलब वो बीच में करके, वो बीच में समय के हिसाब से अपना मार्जिन छोटा मोटा करके वो कमा रहा है। और एक होता है अनेबलिंग मॉडल। आज तक इंडिया में अनेबलिंग मॉडल में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पोस्ट हार्वेस्टिंग में काम करना है, और अनेबलिंग मॉडल चलता है प्री हार्वेस्टिंग। राइट। तो प्री हार्वेस्टिंग में ग्राउंड लेवल्स जीरो से, फार्मर्स से लेके, इनके सोइंग से लेके एंड तक, हार्वेस्टिंग तक उनको पूरा गाइडेंस, प्रॉपर इनपुट सप्लाई का भी गाइडेंस, क्योंकि आपको इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको कोई गाइड नहीं करता है कि किस टाइप का क्वालिटी या केमिकल यूज करना चाहिए। जैसे आईपीएम है तो उसके लिमिटेशंस क्या है, रेसिड्यू फ्री करते हैं तो वो कैसे होता है, और एक्चुअली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक 3 साल में कैसे धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप जाके उसको 100% ऑर्गेनिक कर सकते हो। और रियल में ऑर्गेनिक का आज मार्केट डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारा लास्ट 3-4 साल से जो मार्केट पे मॉनिटरिंग है, डोमेस्टिक एंड इवन दो आज डोमेस्टिक में भी अच्छी अवेयरनेस आ गई है, लोग आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदना चालू कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ह्यूज डिमांड है जी। और वो मार्केट आज करीबन 50 to 100% के बीच में एवरी ईयर ग्रो कर रहा है। ओके, लेकिन इसमें यही है, ग्रो कर रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचेगा कैसे? चुनौती यही है, ये सारे चुनौती है। तभी हम लोग ने एक अनेबलिंग मॉडल सेट किया कि हम एक ट्रांसपेरेंसी 100% रख के फार्मर को हर जगह, क्योंकि फार्मर को देखो फार्मिंग के लिए कॉस्ट लगती है, और सबसे ज्यादा लगती है उनको दवाइयों में, इनपुट कॉस्ट बोला जाता है। तो हमने बोला कि चलो हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से टाई अप करें, तो उनसे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर जो अपेडा अप्रूव्ड है या जो है उनसे टाई अप करके हम उनको वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, और मैन्युफैक्चर से आने से डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सबका मार्जिन बीच से निकल जाता है, तो फार्मर को रेट बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, स्पूरियस प्रोडक्ट नहीं जाता। स्पूरियस प्रोडक्ट्स नहीं जाता है, रेट लेबलिंग वाला प्रोडक्ट्स नहीं जाता है, क्योंकि मार्केट में आज सबसे बड़ा मिसगाइड्स वही होता है। आज सीड्स में भी वही हो रहा है, बिल्कुल, कि बहुत सारे डुप्लीकेशन सीड्स मार्केट में चल रहे हैं, तो इनपुट में भी बहुत सारे मिसगाइड करने वाले नॉन अप्रूव्ड स्टैंडर्ड। तो यहाँ जो आप मैन्युफैक्चरिंग में जो टाई अप किया आपने बड़ी बड़ी कंपनियों से, कीटनाशक कंपनियों से या सीड की कंपनियों से, तो यहाँ भी आपने फार्मर्स के लिए क्या कोई बार्गेनिंग टूल अपनाया जिससे कि उनको कुछ उचित दाम मिले? हमने सीधा मैन्युफैक्चरिंग को बोला कि हमारे थ्रू आपको एक बड़ा फार्मर प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको बिजनेस चाहिए जी। अल्टीमेटली हर कंपनी बिजनेस देख रही है, ठीक बात है। तो हमने बोला आपको बिजनेस वही मिलेगा, बेटर मिलेगा और सिक्योर मिलेगा जी, लेकिन रेट बेनिफिट अगर मेरे फार्मर को नहीं मिलता है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। राइट। तो उन्होंने बोला कि सर हम जो डिस्ट्रीब्यूटर बीच में रख के करते हैं, ये मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डीलर्स आता है, रिटेलर्स आते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर का प्राइस सीधा फार्मर तक हम ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 40 to 50% इनपुट कॉस्ट ही रिड्यूस हो गई। बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर हमारे बैक एंड सपोर्ट में हमारे सब बायर्स तैयार थे कि जो भी प्रीमियम आएगा उसका एक एवरेज प्रीमियम भी था कि क्वालिटी वाइज आप आईपीएम करोगे तो इतना परसेंटेज आपको मार्केट प्लस मिलेगा, रेसिड्यू फ्री करोगे, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करोगे। अभी कई जगह पे जहाँ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का भी इश्यू है, फार्मर कहीं अटका हुआ है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, वहाँ हमारी कंपनी उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी सपोर्ट कर रही है। क्योंकि हम जब ये सॉइल सस्टेनेबिलिटीज, वाटर सस्टेनेबिलिटीज की एग्रीकल्चर में बात करते हैं, अगर सॉइल सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है तो आपको कहीं ना कहीं प्रिसीजन फार्मिंग या तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बराबर है, तो आज सॉइल कंडीशन भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, इससे धीरे धीरे फार्मर की यील्ड बढ़ेगी, उपज बढ़ जाएगी,
उनको अच्छी क्वालिटी प्राइस मिलेगा। तो ये आप एफपीओ के थ्रू कर रहे हैं? हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर को पहुंचना हर फार्म तक, हर एक एक फार्म तक, तो हमने क्या किया कि इससे एक मॉडल सेट किया जी कि हर एफपीसी एफपीओ को जो अच्छी तरह से अपने फार्मर ग्रुप के साथ उनके साथ हम लोग ने टाई अप किया, ऑफिशियली एग्रीमेंट किया, और हमारा एक उनको रेवेन्यू मॉडल्स भी सेट करके दिया, जैसे एफपीओ एफपीसी भी ग्रोथ करे और उसके साथ पूरा फार्मर ग्रुप जुड़ा रहे जी, और सारा मटेरियल उनके थ्रू आए जी, और वो एफपीसी एफपीओ पूरे फार्मर को हमारी टीम के साथ उनको सपोर्ट करे, क्योंकि हम हमारे एग्रोनॉमिस्ट टीम का सपोर्ट देते हैं। अच्छा, जो इनपुट्स भी हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दे रहे हैं फार्मर्स को, वो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दे रहे हैं। ओके, मतलब आज भले हम प्राइस में भी उनको बेनिफिट हो रहा है, हाँ, लेकिन आज उनको पैसा अपफ्रंट नहीं देना है। हम उनके जब भी प्रोड्यूस आएगा उसमें से वो माइनस होगा। ओके, तो इस सॉर्ट ऑफ द फाइनेंस हो गया। तो आप ये क्या मैसेज देना चाहते हैं एग्रोकेमिकल्स और सीड कंपनीज को कि वो अगर, क्योंकि उनको भी एक चुनौती है बहुत बड़ी कि वो स्पूरियस सीड और कीटनाशक सप्लाई जा रहा है मार्केट में, और उनका ब्रांड में जो इतना R&D करके वो इन्वेस्ट करते हैं और उनको फिर वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? क्या वो आपके साथ? नहीं, आज हमारे जैसे बहुत लोग काम करना चाहते हैं, हम क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है जी, जो फार्मर के लिए, और हमने फार्मर को रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है कि यही प्रोडक्ट यूज करो, उनको जो एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और हमने पूरा फार्मर कम्युनिटी का ग्रुप बनाया जी, तो जिनके प्रोडक्ट अच्छे एक दूसरे को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाँ, हाँ, तो अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए डेफिनेट मार्केट है। हाँ, हाँ, और दूसरी बात है कि मैं डेफिनेट अभी भी गवर्नमेंट को इसमें फोकस करना चाहिए कि जो डुप्लीकेशन सीड्स या रेड लेबलिंग आज भी केमिकल्स हाँ, गाँव में बिका जा रहा है, हाँ, उसके पे कैसे रिस्ट्रिक्शन आए? जो फार्मर को मिसगाइडेड करते हैं, सर हमारा केमिकल्स डालो, आपकी उपज डबल हो जाएगी, ये ऑर्गेनिक में पास हो जाएगी। और सर हमने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हमारे फार्मर के वो बेचारे को मिसगाइड करते हो, हमारे सपोर्ट के बावजूद भी पीछे से उनको लगता है अच्छा मेरी यील्ड डबल हो जाएगी, तो उसके मिसगाइड में बाहर से खरीद के डाल देता है। और सर वो ऑर्गेनिक तो जाने दो, वो रेगुलर केमिकल्स बेस में भी खरीदने के लिए कॉर्पोरेट तैयार नहीं होते, इतना उसमें केमिकल्स, हेवी केमिकल्स ट्रेसेबिलिटीज आ जाती है। अच्छा, तो मैं एक बात इसमें पूछना चाहूँगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर एक वो है कि जो मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है विथ मॉडर्न टेक्निक्स, डिजिटल इंटरवेंशन पे जो भी ये सब है वो तो अप्लाई करनी है, लेकिन ये कहा था कि प्रोडक्टिविटी पे ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या हम अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फिट कर सकते हैं क्या? इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, देखिए आप जो बोल रहे हो, क्योंकि आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मतलब हम आज हेल्थ के कंसर्न में बात करते हैं कि आज हम हेवी केमिकल्स बेस पे जो खाते हैं जी, आज अपनी हेल्थ की क्या इफेक्ट्स हो रही है आप सब लोग जानते हैं जी। आज मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भले ऑर्गेनिक थोड़ा महंगा है, जिससे फार्मर भी एक एंकरेज होता है, हाँ, लेकिन आप डॉक्टरों को दवाई देने से बेटर ये सही फूड में खाओगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे। मैं बोलता हूँ ये इन्वेस्ट करो, आप ये ऑर्गेनिक में खरीद के आपके हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वो इन्वेस्ट करते हो तो बेनिफिट ये होता है कि फार्मर भी एनकरेज होता है ग्रो करने के लिए कि मेरे पास मार्केट अवेलेबल है, मैं करूंगा तो मेरा माल बिकेगा। और दूसरी बात, खाली आप पैसा नहीं, आप आपकी हेल्थ भी सिक्योर करते हो। आज डॉक्टरों की दवाई खा के आपकी हेल्थ, दवाई खाने से हेल्थ इंप्रूव नहीं होती है, डे बाय डे वो डाउन होती है जी। तो आप आपकी हेल्थ इंप्रूव करते हो। तो यही है कि आज मार्केट है, आज समझ के अगर हम आज वर्ल्ड के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंडिया में वो लेवल बहुत कम है। ठीक है, डेफिनेट मैं मानता हूँ कि अभी मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन जो लेवल से ऑर्गेनिक का मार्केट बढ़ना चाहिए वो फॉरेन में बढ़ चुका है। इंडिया में वो लेवल आज भी जी नहीं जा रहे। तो क्या आप ये सजेस्ट करते हैं नीति निर्धारकों को, जो कृषि के नीति निर्धारक हैं, कि देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ ऑर्गेनिक वर्स, क्योंकि हमें पॉपुलेशन भी फिट करना, अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है, और उत्पादन एक बहुत बड़ा चुनौती है। उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो हम ग्रोइंग पॉपुलेशन को फिट कैसे करेंगे? नहीं, डेफिनेट आपने जो बोला कि सप्लाई सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, सप्लाई सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशंस के अंदर वही हुआ था कि फूड सिक्योरिटी में केमिकल्स आ गया जी। लेकिन आज मैं ये आपने जो बोला वो सही है कि हमें दोनों को बैलेंस करना है, लेकिन सॉइल सस्टेनेबिलिटी के एटलीस्ट वो पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए जिसमें सॉइल भी अच्छी बने, हेल्दी हो जाए, और
आपकी फूड सिक्योरिटी में इश्यू नहीं आए, ओह, बराबर है, और सस्टेनेबिलिटी बढ़े, सस्टेनेबिलिटीज बढ़े, हाँ, तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। हाँ। और आज केमिकल्स जैसे सॉइल इंप्रूव होगी, हाँ। तो आपको केमिकल्स की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी ऑटोमेटिकली, हम्म। बराबर है। वो तो भी एक चैलेंज है यार। हाँ, वो चैलेंज है, क्योंकि आज सरकार सॉइल टेस्टिंग पे वो कर रही है, वो उसका कारण ही यही है। हाँ, आज हम हमारे फार्मर को बोलते हैं कि, और दूसरी बात क्या है कि अभी भी सॉइल टेस्टिंग भी फार्मर 100% नहीं करवा रहा है, क्योंकि आज मैंने देखा कि जो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ने का रीजन है कि सॉइल टेस्टिंग नहीं होगा, तो फिर फार्मर को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली इसकी सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है। वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड पैकेज को फॉलो करता है, अगर उसको जरूरत है या नहीं वो केमिकल्स डाल देता है, तो उससे उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो यहाँ भी अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग हमारा डिफरेंट जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, Right. उसमें एक पर्टिकुलर क्रॉप रेड सॉइल है तो कुछ और है, तो ब्लैक सॉइल है तो कुछ और है, तो वो तो सॉइल टेस्टिंग से ही पता चलेगा। सॉइल टेस्टिंग, और दूसरी बात क्या है कि हर क्रॉप के हिसाब से आपको जो न्यूट्रिशंस की जरूरत है, जी। आपको पोटास चाहिए, आपको फास्फोरस चाहिए, कोई स्टोरेज में ज्यादा, अगर आपकी सॉइल कंडीशन ही नहीं मालूम है, तो आपको लगता है कि मेरे सॉइल में अच्छा प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। हर सॉइल इंप्रूव हो सकती है, हर सॉइल में प्रोडक्शन अच्छा आ सकता है जी, लेकिन जब तक सॉइल टेस्टिंग नहीं करोगे तो इसको जरूरत क्या है। आपने एक ईल्ड ले लिया, आपने पूरी जमीन से न्यूट्रिशन खींच ली, फिर आपने उसको क्या जरूरत है वो क्या डाला जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो सॉइल टेस्टिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब आपने 2022 में अपनी ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करी, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसको ध्यान रखते हुए कैसे ये जो लिंकेज है उसको कैसे बढ़ाना है, जो कि अभी तक प्रैक्टिसेबल नहीं हो रहा है, और कुछ जगह हो रहा है, आपने कुछ जगह प्रैक्टिसेबल किया है, अमूल से टाई अप किया है अभी, तो इसका ये मॉडल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। हम लोग ने क्या किया है कि जैसे गुजरात में अमूल फेडरेशंस की डेयरी है, जैसे दूध सागर डेयरी है, उनसे हम लोग ने ऑफिशियली ये फार्मर को ऑर्गेनिक, क्योंकि क्या होता है जब भी गवर्नमेंट एक प्रमोशन करती है, उन्होंने आत्मा के थ्रू भी बहुत सारे प्रमोशंस किए, ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग का भी बहुत सारे सेशंस लिए, लेकिन फार्मर का एक ही क्वेश्चन हर मीटिंग में आता है, सर ऑर्गेनिक करेंगे बायर को जी। तो हमने ये लिंकेज का सबसे बड़ा काम किया। और जैसे महाराष्ट्र के अंदर है कि महाराष्ट्र के अंदर हम लोग ने आत्मा और स्मार्ट के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ कि आप हमारे फार्मर्स और एफपीओ को ये मार्केट लिंकेज में सपोर्ट कीजिए जी। और हमारे ये जो लास्ट ईयर हमारा ये एग्रीमेंट हुआ, आज सक्सेसफुली आज हम लोग ने करीबन 138 एफपीसी एफपीओ ऑलरेडी एनरोल्ड है, और 700 तक का टारगेट है महाराष्ट्र में। अच्छा। और गुजरात के अंदर आज मेहसाना और आनंद एरिया और ये सब जगह पे हमारा बहुत अच्छा उनके साथ मिलके एक बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा। तो एक धीरे धीरे हम लोग अभी तेलंगाना तो आप ये सोइंग से स्टार्ट करते हैं, हम सोइंग से उनको पूरा गाइडेंस करते हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि हम उनको कौन से आपके सोइल कंडीशंस में बेस्ट करो, क्योंकि क्या होता है एक स्टैंडर्ड माइंड सेट होता है कि अगर ये क्रॉप करना चाहिए, दूसरे सब करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि कौन से वैल्यूएशन जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड अच्छी है, इसकी डिमांड अच्छी है, या तो ये साल इनकी डिमांड है, हम उनके पे गाइड भी करते हैं हमारे बायर्स के सपोर्ट के साथ कि ये साल इसका प्रोडक्शन आप बढ़ाइए, तो इनको एक अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। अल्टीमेटली रेवेन्यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बराबर है। जैसे यूरोप में और होता है कि सर ये एक स्पेसिफिक एकड़ से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि सरप्लस भी हो गया तो प्राइस नीचे चला जाता है, हाँ। और शॉर्टेज हो गया तो ट्रिमेंडस प्राइस हाई हो जाता है जी। इंडिया में आज भी ये चीज पे कोई काम नहीं कर रहा है। okay. हम हमारे फार्मर के साथ, हमारे कॉर्पोरेट बायर्स के सपोर्ट के साथ हम ये चीज पे काम कर रहे हैं। तो जो पीक डिमांड होता है, पीक डिमांड में बम्पर क्रॉप हो गई, हाँ। अब बम्पर क्रॉप का जो जेसेशन पीरियड है वो इतना कम होता है कि वहाँ उसको मतलब कंपेल होके जाना है मंडी, ताकि वो अपने औने पौने दाम में अपना सामान बेचे। राइट। यहाँ पे आपका इंटरवेंशन क्या कर रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी ये साल से हम लोग ने बहुत सारे जैसे वेयर हाउस रिसीव फाइनेंस से ही आए, क्योंकि कभी कभी आपको जब भी बम्पर क्रॉप आता है, हाँ। जैसे हम एक हल्दी का एग्जांपल देते हैं, हाँ। जब भी हल्दी आती है, हार्वेस्ट होती है, हाँ। उसका सीजन एक पर्टिकुलर सीजन होता है, क्योंकि साल में वन टाइम आता है, सिंगल एक सीजनल क्रॉप है वो। तो क्या होता है कि एक ही साथ मार्केट में फ्लडेड हो जाता है 2 महीने में जी, तभी मार्केट सबसे नीचे होता है। लेकिन सबको मालूम है कि 3-4 महीने के बाद इसका रेट एटलीस्ट 30-40% बढ़ेगा। फार्मर के लिए 20% भी बहुत बड़ी बात होती है, हाँ। लेकिन उनको ये होता है कि भाई पूरा सीजन में मैंने पैसा लगाया है, फार्मिंग किया है, अभी माल आया, मुझे बेच के पैसा चाहिए। तो हम लोग
उनके, और इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे स्कैंडल्स चलते हैं, उसमें हमें डिस्कस नहीं जी करना जी है। जी। तो यहाँ जैसे मैंने बोला कि 100% ट्रांसपेरेंसी मॉडल है हाँ हमारा। हाँ हाँ। तो वी आर वर्किंग एज अनेबल्स। तो हम लोग ने क्या किया कि ये साल तो हम आप लोग, मार्केट में डिमांड क्रिएट करते हैं पहले क्रॉप्स के हाँ, लिए? हम लोग क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, आज तक पोस्ट हार्वेस्टिंग में काम करते हैं, प्रोड्यूस आया वो मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं बहुत सारे। हाँ। हम लोग वो नहीं कर रहे। हम पहले से ही एक डिमांड्स को क्रिएट करते हैं, उसके बैक एंड में हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करते हैं, और फिर हम फार्मर से उससे डेवलप करवाते हैं। तो फार्मर का जो भी प्रोड्यूस, और नॉर्मली जो लोग टनेज में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम एकरेज में करते हैं। मतलब 1 एकड़ में अगर आपका 1 टन के बदले 1.5 टन भी आया तो वो 1.5 टन आपका पूरा लिया जाएगा। अच्छा। तो नॉर्मली क्या होता है, टनेज में होता है तो कभी कभी प्रोडक्शन, जैसे आपने बोला बम्पर क्रॉप आ गया, तो फार्मर को फिर बोला जाता है बॉस आपका तो डबल प्रोडक्शन आ गया, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो आपका वो आधा ही बैठेगा, अभी आधा आप बाहर जाके बेचो। जी जी। तो फार्मर को ये लगता है अभी बाहर जाके कहाँ वो हैंडीकैप्ड हो जाता है, वो हैंडीकैप्ड हो जाता है। तो हमने एक मॉडल ऐसा सेट किया, और आई रियली थैंक्स टू माय ऑल द कॉर्पोरेट बायर्स, राइट, कि उन्होंने ये मॉडल्स को एक्सेप्ट किया और हमारे साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट एकरेज के अंदर किया। ओके। तो ये फार्मर के लिए भी उसको टेंशन। अच्छा, दूसरी बात ये होती है अगर प्रोडक्शन कम आया तो पेनल्टी क्लोज होती है, तो हमारे वहाँ ये भी नहीं है। मतलब आपका 1 टन के बदले आधा टन, कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज के लिए आधा टन भी आया तो भी उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं है। अब जैसे डिफरेंट जो क्लाइमेटिक कंडीशन से वेरी कर रहे हैं, कभी सीजन, कोई एक सीजन आगे बढ़ जाता है, कभी पीछे हो जाता है, कभी कोई क्रॉप में कोई बड़ी आपदा आ गई, बाढ़ आ गया कहीं पे, कहीं बहुत, तो जो इंश्योरेंस है, जो गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इंश्योरेंस वो करता है, आपसे, आपका भी उनसे टाई अप होगा, तो वो कैसे, क्योंकि इसमें जो पैसा जो ट्रांसफ़र होता है फार्मर को, उसमें जो लोगों को पता है, जो फ्रांस कि वो लगता है कि बहुत दिन बाद मिलता है, 1-2 साल बाद मिलता है, तो इस पीरियड को कम करने के लिए आपने क्या किया है? सर देखिए, जो कंप्लेन करते हैं फार्मर, देखो गवर्नमेंट की ना गलती है जी, ना इंश्योरेंस की गलती है जी, क्योंकि इनके ये फिजिकल वेरिफिकेशंस का कॉन्सेप्ट है, और हजारों एकर्स फिजिकल वेरिफिकेशन करना सबके लिए चैलेंजिंग जो जी। हमने जब भी AIC, ICSA बहुत से बात की, AIC ने बहुत अच्छा हमारे प्रपोजल दिया जी, कि हम पैरामेट्रिक करते, इवेंट बेस करते, तो जो वेदर बेस पे IMD का जो डेटा होगा, जो ओपनली सब एवरीवन फार्मर भी एक्सेस कर सकता है जी, तो वो डेटा बेस पे उनको, स्ट्राइक बेस पे उनको एलिजिबल, वहाँ ना फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या कुछ भी नहीं होगा। और सबसे एडवांटेज क्या है, क्योंकि आज फार्मर को कोई क्रॉप का लॉस होता है और आपको उसको पैसा मिलने में 1 साल 2 साल लगता है, तो फार्मर डिप्रेशन में आ जाता है कि मुझे आज नुकसान हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं जी। तो इन्होंने पैसे लगा चुका है, पैसे लगा चुका है, वो भी 2 साल के बाद आएगा, नुकसान हो गया, एक तो नुकसान हो गया, बराबर है। रेवेन्यू तो बाजू में, मेरी लागत भी जो लगी है वो भी पैसा आने में 2 साल लग रहा है, तो फार्मर इसमें डिप्रेशन में आ जाता है, बराबर है। फिर उसको अल्टीमेटली वो प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाके फंसना पड़ता है। तो हमने AIC ने के साथ हमने बैठ के कस्टमर्स के, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने 4 महीने का इंश्योरेंस लिया जी, तो जैसे आपका समझो कि आपने दिसंबर तक आपका इंश्योरेंस का जैसे खत्म होता है, तो जितने भी उसके स्ट्राइक बनते हैं, समझो 15,000 का इंश्योरेंस है, इसमें से आप एलिजिबल 10,000 है, तो ऑटोमेटिकली 30 दिन के अंदर जी आपके डायरेक्ट अकाउंट में आपको कोई फिजिकल एप्लीकेशन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करनी है, आप एलिजिबल हो गए, आपको मैसेज आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर क्लेमिंग ऑफ दिस मच थिंग, और सीधा आपके 30 डेज के अंदर आपके अकाउंट्स में पैसा आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आपने इसको सॉल्व किया कि 30 दिन में ही अगर उसको क्रेडिट होता है तो वो अपनी स्थिति से लड़ सकता है, ऐसी विषम परिस्थितियों में लड़ सकता है। नहीं, डेफिनेट, क्योंकि आज उससे क्या होता है, उसको एक वापस हिम्मत मिलती है नए क्रॉप सोइंग के लिए, कि आज मेरे जो नुकसान किया है, कुछ पैसा मेरे अकाउंट में आया, तो मैं वापस नया क्रॉप के लिए मेहनत कर सकूं। तो ये जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में जो प्रिडिक्शन करते हैं आप, इन्वायरमेंट प्रिडिक्शन करते हैं, क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन करते हैं, इसके लिए क्या आपके पास कोई एक्सपर्ट की टीम है या किसी से टाई अप किया? क्या हमने अभी एक नेक्स्ट मंथ में हम लोग एक लॉन्च कर रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट बायर्स और बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सपोर्ट से। दैट इज हमने एक सैटेलाइट बेस्ड ऐप डेवलप और पूरा इंडियन बेस पे कस्टमाइज किया है, और दैट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक, जिसकी वेदर प्रिडिक्शन एक्यूरेसी 95% है। अच्छा। और जिनके मतलब आप
ये समझ लीजिए कि इनके 12 टेक्निकल पैरामीटर्स है, 108 सब टेक्निकल पैरामीटर्स है, और हाँ। सैटेलाइट बेस पे इतना गाइडेंस इनको मिलता है हाँ कि आपको सोइंग भी कभी करनी है। जी। आपके सॉइल टेम्परेचर और मॉइस्चर बेस से लेके आपके हार्वेस्टिंग तक एवरी डे आपको सुबह 6 बजे एडवाइजरी मिलेगी ओके। मॉर्निंग में, कि आज आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सेकंड थिंग, आपको ये अगर एडवाइजरी का माध्यम क्या है कम्युनिकेशन का? ये पूरा एक ऐप बनाया है हाँ। जो हमने मोबाइल बेस्ड है क्या है? मोबाइल बेस ही है। हाँ हाँ बहुत इजी टू यूज है। हाँ हाँ। मतलब यूजर फ्रेंडली हम बता जी, सकते हैं, मतलब जी। और हर को अपने लैंग्वेज में वो अपने आप को एक्सेस कर सकता है, हर लैंग्वेज में। इवन दो उसको समझो पेस्ट अटैक हुआ जी तो पेस्ट अटैक का भी हमारे ऐप के अंदर वो डालेगा, पीछे हमारी पूरी टीम उनको अर्ली एग्रोनॉमिस्ट वार्निंग मिलता है। उनको गाइड करेगी कि आपको क्या क्या मॉलिक्यूल्स यूज करने चाहिए आपकी फार्म प्रैक्टिस के हिसाब से। हाँ, आप ऑर्गेनिक करते हो तो उस हिसाब से एडवाइजरी मिलेगी, आप हाँ। प्रिसीजन फार्मिंग करते हो या रेसिड्यू फ्री करते हो, हाँ। इस हिसाब से आपको एडवाइजरी मिलेगी। हाँ हाँ और आपका फ्लावरिंग स्टेज से लेके हार्वेस्टिंग स्टेज तक की आपकी आज की फार्मिंग कंडीशंस पे आपको कितना आपका यील्ड आएगा उसका एक एस्टिमेट भी मिलता है। जी। और आपके सारे डेफिशिएंसी वाटर्स, हाँ। और जो हम लोग वाटर सस्टेनेबिलिटीज की हाँ। बात करते हैं बड़ी समस्या है बहुत। हाँ, और गवर्नमेंट भी बोलती है कि उनका एक स्लोगन था, मे बी आई एम मिस्टेकन, लेकिन उनका था कि मल्टी क्रॉप्स इन एवरी ड्रॉप्स। हाँ हाँ बराबर है। तो ये हमारे में हो सकता है क्योंकि आप प्रॉपरली इरिगेशंस कभी चाहिए, क्योंकि इरिगेशंस में एक्चुअली मॉइस्चर इज इम्पोर्टेंट, नॉट अ वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा माइंडसेट होता है कि आज मैंने पानी डाला तो 15 दिन के बाद पानी देना है। हाँ तो एक्चुअली जरूरत है कि नहीं है, जी। हम पानी डाल देते हैं। हाँ हाँ तो यहाँ पूरा एक वाटर सेविंग, और इससे भी जितना वाटर भी सेविंग होता है इतना सॉइल कंडीशंस भी आपकी ओके अच्छी बनती है, जी। और आपके वाटर सेविंग, सॉइल इंप्रूवमेंट्स, ये सारा बेनिफिट इसमें मिलता है। और इसमें हर इरिगेशन को अपने हिसाब से एडवाइजरी, मतलब किसी के पास फ्लडिंग सिस्टम है, किसी के पास कैनल सिस्टम है, किसी के पास वॉल सिस्टम है, वेल से आएगा, बोरवेल से आएगा, हाँ या किसी को ड्रिप इरिगेशन है, हाँ स्प्रिंकल, अलग अलग। इसके बेस पे ही आपको एडवाइजरी आएगी। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इतना डाल देना है, आप कौन सी भी इरिगेशन सिस्टम ऐसे नहीं आएगी। तो ये प्रॉपरली हमने इसके बैक एंड में हाँ। तो ये जो एक्सपर्ट एडवाइस है और जो सैटेलाइट बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये इसका खर्चा जो आता है वो आप कैसे वहन करते हैं? नहीं, इनका हम लोग ने डेवलप किया है। हमने इसको जो लॉन्चिंग है जी, इसमें हम लोग ने फार्मर से बहुत डिस्कशन करने के बाद फार्मर ने हमें बोला कि आप हमारे लिए ये कीजिए। हमने पूरा कोलैबोरेशन और इंडियन कंडीशन के हिसाब से कस्टमाइज, ऐप के ऊपर उनका सॉइल टेस्टिंग से लेके, फाइनेंस से लेके, वेयर हाउस से लेके, एवरीथिंग कवर अप है। इंश्योरेंस, सब कुछ, इनपुट सप्लाई, सब कुछ। और हमने ये पूरी एडवाइजरी पूरे साल, मतलब सारे टेक्निकल, पेस्ट मैनेजमेंट, ये सब मिला के भी हम लोग इंक्लूडिंग जीएसटी 450 रुपया पर एकड़ में लॉन्च कर रहे हैं। तो अच्छा। फार्मर इतना खुश है कि सर कि 450 तो मतलब, और उन्होंने बोला कि सर आपकी एडवाइजरी से अगर मेरा 450 पर एकड़ क्या है? पर एकड़ पर ईयर। अच्छा, उसमें भी पूरे साल के अंदर आप मल्टीपल क्रॉप्स कर लो। अच्छा, आप 3 बार क्रॉप करोगे, तीनों 3, वो पूरा कवर अब एक साल का। तो ये और उन्होंने क्या बोला कि सर आपकी एडवाइजरी से अगर मेरा एक केमिकल का 1 लीटर का डब्बा भी बचता है जी, वो जो 2000 का डब्बा बचता है, आपकी कॉस्ट हमारे सामने पीनट्स। ठीक बात है। तो और आपका इससे उपज यील्ड बढ़ता है, आपको राइट गाइडेंस मिलती है, और आपको कहीं भी जाना नहीं, और आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के, क्योंकि हमारा जो हमने टाइप किया उसका सैटेलाइट एवरी 30 मिनट्स को आपकी एक फार्म इमेज लेगी। तो आप यहाँ पे जो एक्सपोर्ट में जो किसान को चुनौती, किसान तो एक्सपोर्ट डायरेक्ट करता भी नहीं है, राइट, ट्रेडर्स के थ्रू करता है, राइट। तो ट्रेडर व्यापारी भी वो जो मिडिल चेन है जिसमें सारा पैसा चला जाता है, किसान को जो इनकम मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, आप उसको भी डायरेक्ट बाई बैक करके कॉर्पोरेट के थ्रू उसको। और इसमें एक बेनिफिट क्या है कि इसको पीछे व्यूइंग में हमारे सब कॉर्पोरेट बायर्स, हमने जो क्लस्टर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में तो व्यूइंग कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि इन्होंने जो प्रैक्टिस किया, जो चल रहा है, दैट इज अ राइट प्रैक्टिस चल रही है, तो उनके भी चैलेंजेस कम हो जाते हैं जी। तो फार्मर सिक्योर्ड हो जाता है अपने क्वालिटी पैरामीटर्स। अच्छा, क्लस्टर अप्रोच जो एग्रीकल्चर का है, उससे क्या आपको लगता है कि जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं
वो क्योंकि बेसिक जो बात है कि किसान उसको उसकी खर्चे को कैसे वहन करे, क्योंकि डिजिटल प्रेसिजन फार्मिंग है और भी चीज़ें हैं, तो डिजिटल इंटरवेंशन है, एआई है, तो ये आना ही आना है एक दिन। आ भी रहा है, बहुत जगह अडॉप्ट कर भी रहे हैं, तो इसका खर्चा जो है कैसे मेट करते हैं, मतलब वो किसान को कैसे अफोर्डेबल बन रहा है? नहीं सर, देखिए हमने बहुत सारे रिसर्च किया, जो हमने जब ये कॉस्ट डिसाइड की, बहुत सारे पैरामीटर्स, मतलब हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे 10 चीज को लेके आ गए। आप 10 चीज के लिए अलग अलग पैसा दे रहे हैं, तो एक ही प्लेटफॉर्म में लेके आ गए, तो फार्मर को हर अलग चीज के लिए पैसा देना नहीं है। कोई इरिगेशन के लिए खाली एडवाइजरी कर रहा है, कोई पेस्ट मैनेजमेंट के लिए खाली एडवाइजरी कर रहा है, कोई इसके लिए एडवाइजरी कर रहा है, और हर जगह पे इसकी कॉस्ट लग रही है। अच्छा। और आगे जाके टेक्नोलॉजी हर फार्मर को एडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि इनके जो आज मिस गाइडिंग चलती है फार्मिंग में, तो इसकी फार्मिंग की एक्यूरेसी आ सके, उसको उनके प्रॉपर प्रोडक्शन आ सके, और इनका ऑटोमेटिकली यील्ड भी बढ़े। क्योंकि हमने जिनके साथ टाइप किया है सर, इनका एवरेज ये एडवाइजरी में हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ये डबल हो जाएगा आपका यील्ड, ये सब गलत है, डबल होता नहीं है जी। लेकिन अगर 5 to 7% भी यील्ड बढ़ता है। तो जो स्मॉल लैंड होल्डर फार्मर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि आपका अनुभव भी शेयर किया होगा, क्योंकि उसमें स्मॉल लैंड होल्डर्स भी होंगे जो आपके एफपीओ में होंगे। नहीं सर, हमारे तो प्लानिंग में ही है जी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम बड़े फार्मर्स से ज्यादा छोटे फार्मर्स, क्योंकि क्या होता है कि बड़े फार्मर्स के लिए बायर्स मिल जाता है। जी जी। आप बोलोगे मेरे फार्म से ट्रक लोड निकल रहा है, दुनिया का कोई भी बायर आपसे लेके आ जी। लेकिन जो अपने वहाँ इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज है, आधा एकड़ से 2 एकड़ 5 एकड़ के बीच स्मॉल फार्मर, बिल्कुल बरोबर है। उसको कोई पूछता नहीं है। वो मंडी में भी जाता है तो अच्छा तेरा इतना ही बोरी है, ठीक है देखेंगे, मतलब उसका कोई उसकी पूछ नहीं है, उसकी पूछ नहीं। हमारे में वो नहीं है, हम सबको एक ग्रुप बना के पूरा इसलिए जो क्लस्टर की एफपीओ को साथ में, फिर उसमें आधा एकड़ का भी फार्मर है और 5 एकड़ का भी फार्मर है, 10 एकड़, सबका माल साथ में जा रहा है। जी जी। तो उसको भी प्राइस बेनिफिट मिले। अभी अमूल से जो टाई अप किया उसकी क्या वो विशेषता, वो किस क्रॉप के लिए किया है? नहीं, हमने अभी जो अमूल का बेसिकली हमारा जो उनके दूधसागर डेयरी के साथ हमारा टाई अप था, तो उनके जो फार्मर है, क्योंकि इनका हार्डकोर जो बिजनेस था, अभी अमूल एफएमसीजी में बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनिक में आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि मैं इनको अपने फार्मर के साथ ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करवाना है। अच्छा, इनके पास इतना बड़ा फार्मर ग्रुप है कि आज अमूल खुद इतना प्रोक्यूरमेंट नहीं कर सकता है, तो दे आर लुकिंग फॉर द बायर्स। तो उनका ऐसा है कि आप हमारे फार्मर को सपोर्ट कीजिए, और जो उनका प्रोड्यूस है उनको आप सीधा मार्केट, जो डायरेक्ट मार्केट लिंकेज है वो करवा दीजिए, और हमारी भी जो रिक्वायरमेंट वो भी उसमें हमारा फुलफिल हो जाता है। जी जी जी। तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई, उस हिसाब से हमारा एक एग्रीमेंट हुआ। अच्छा अच्छा। तो लास्ट में क्या मैसेज देंगे किसानों के लिए, इसमें जो छोटे स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं? बड़े की बात तो सभी करते हैं सर। मैं ये चीज बोलता हूँ कि किसान है जी सर, अगर मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो किसान जमीन बेच रहा है और खेती से बाहर निकल रहा है, प्लीज मत करना। आने वाले 10 साल में आप मेरा वर्ड्स लिख के रखो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग में से किसान ही होंगे जी। क्योंकि आज फूड जो सिक्योरिटी सप्लाई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज अगर सब किसान, आज यंगस्टर है, अगर यंगस्टर उनके फादर की खेती, क्योंकि उनको इनकम नहीं दिख रही जी, लेकिन सर आप लिख के रखो कि आने वाले 10 साल में जी आईटी प्रोफेशनल को भी आपके फार्म में काम करना, जॉब करना पड़ेगा। ये फ्यूचर है एग्रो का। तो आप कीजिए, और हो सके तो सोइल सस्टेनेबिलिटी, प्रिसीजन फार्मिंग, ऑर्गेनिक में काम करना चालू कीजिए, जिससे आपकी सोइल की क्वालिटी इंप्रूव आए, जिससे आपकी उपज बढ़े, क्वालिटी आए, और आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपकी क्वालिटी एक्सेप्ट हो जाए, जिसका आपको प्रीमियम 101% मिलेगा। हाँ, अभी उत्तर भारत में जो आपका मॉडल है वो नहीं आया है। उत्तर भारत के किसान भी चाहेंगे कि आपसे जुड़े, और उसके लिए उनके लिए क्या मैसेज है? सर देखिए, हमने अभी महाराष्ट्र, गुजरात चालू किया है ये साल हमने तेलंगाना, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत बड़ा स्केल महाराष्ट्र में सेट हुआ, आई थैंक्स टू द आत्मा एंड द स्मार्ट, इनके सपोर्ट से। गुजरात में आई थैंक्स टू द माय अमूल फेडरेशन डेयरी, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। और अभी तेलंगाना भी हमने स्टार्ट किया है, वहाँ के
सपोर्ट से। और डेफिनेट हम यूपी और एमपी और ये सब स्टेट प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। जैसे हमने आप जैसे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, आप और जैसे शैलेंद्र सिंह जी है, इनके साथ हमने यूपी डेवलपमेंट के लिए हमारे एसोसिएट के हिसाब से कि आगे का हर स्टेट में हम हमारे एक एसोसिएट बना के जो पूरा स्टेट को हमारे बिजनेस मॉडल को लाके और फार्मर को कैसे हेल्प किया जाए, इनके चैलेंजेस कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उनके लिए हम लोग ने वो टाइप किया। तो ये उत्तर भारत में ये जो आपका सफल मॉडल है, क्योंकि आपने उसको ग्राउंड में उतारा है और आपको पता है कि ये सक्सेसफुल है और ये आमदनी जो है किसान की बढ़ रही है, तो आप अब जो नीति निर्धारक लोग हैं उनसे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो एलडी एग्रो इकोसिस्टम से कैसे जुड़े? सर देखिए, आज मैं गवर्नमेंट के चैलेंजेस समझता हूँ। गवर्नमेंट बहुत अच्छा एमएसपी डाल के फार्मर को सपोर्ट मॉडल कर रही है, लेकिन अगर हम उनको सेल्फ सफिशिएंट फार्मर को नहीं बनाने में काम करेंगे तो आज अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे ये पूरा बोझ है। इसे बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है जी। क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स के पैसे आप लगा रहे हो जी, और आप कितने दिनों तक करोगे जी। तो हमें फार्मर को ही स्ट्रॉन्ग कर दो जिससे इनको ये चीज की जरूरत नहीं है। और ये पॉसिबल है जी। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को मिलके फार्मर के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। जी जी जी। और ये डेफिनेट हो सकता है। हाँ। तो जिससे ये धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर भी ये बर्डन निकल जाए जी, और फार्मर भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए। जी, जी। दैट इज मेन एम है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए काम ये चीज पे करना चाहिए। तो चलिए हम आपको एडी एग्रो इकोसिस्टम को बधाई देते हैं कि उन्होंने कोई एक सफलता मॉडल विभिन्न सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्रीय सरकार को भी एक सुझाव दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग और भी राज्यों में पहुँचें और जो भाषा की एक विविधता है उसको भी देखें, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में बाधा आती है। तो आप कह रहे हैं कि वो मोबाइल ऐप के थ्रू हम इसको देखते हैं तो किया जा सके, लेकिन इसमें सरकार का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। और सरकार चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है, तो हमारा तो आपसे सरकार से यही आह्वान है कि एक बार एडी एग्रो सिस्टम से हाथ मिलाएं और कुछ चीज़ों को जो सरकार का भी मैंडेट है उसको धरती पे उतारें। नहीं डेफिनेट। और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको।